हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने उसकी प्रारंभिक उपलब्धियों के बारे में बात की कि किस तरह से उसने अपनी प्रारंभिक समस्याओं का सामना किया और उन्हें दूर किया। साथ ही उसके दिग्विजय अभियान के बारे में भी हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम पृथ्वीराज तृतीय द्वारा तुर्की आक्रमणों का किस तरह से प्रतिरोध किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही पृथ्वीराज तृतीय के मूल्यांकन के बारे में भी चर्चा करेंगे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से गौर राज्य के शंसबनी वंश के शासकों ने गजनी के यामिनी वंश के पतन का लाभ उठाकर न केवल गौर को उनकी अधीनता से मुक्त करवा लिया वरन दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने गजनी पर भी अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को वहां का शासक नियुक्त किया, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 1175 ईस्वी में उसने पश्चिमी भारत के मुल्तान और उच्च पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात में चालुक्य वंशी नरेश भीमदेव द्वितीय के राज्य पर आक्रमण किया। गौरी बुरी तरह से परास्त होकर वापस लौट गया। पृथ्वीराज चौहान ने इस आक्रमण के समय गुजरात की कोई सहायता न करके बहुत बड़ी भूल की। गौरी को भी ये एहसास हो गया कि भारतीय नरेशों से युद्ध में विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। 1181 ईस्वी में उसने सियालकोट जीता और 1186 ईस्वी में लाहौर पर भी अधिकार करने में सफलता हासिल की। इसके उपरांत उसने यहाँ पर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाकर भारतीय सीमा पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। सन 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से कई बार बुरी तरह पराजित हुआ। पृथ्वीराज प्रबंध और हमीर महाकाव्य में गौरी पर 7 बार पृथ्वीराज की विजय बतलाई गई है। प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की 24 बार विजय का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। तो 1191 ईस्वी की शीत ऋतु में गौरी लाहौर से चलकर तबर हिंद या भटिंडा पहुंचा और उसने उसे अधिकृत कर लिया। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए वो करनाल जिले के तराइन के मैदान में आ पहुंचा। दूसरी ओर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली के तोमर वंशीय सामंत गोविंद राज के साथ विशाल सेना सहित मैदान में गौरी के समक्ष आ पहुंचा। युद्ध आरंभ हुआ। चौहान वीरों ने गौरी की सेना के दोनों पार्श्वों पर भीषण प्रहार किया, जिससे मुस्लिम सेना में तबाही मच गई और बचे कुचे सैनिक पीछे भागने लगे। गोविंदराज ने गौरी को निशाना बनाकर अपनी बर्छी का प्रहार किया, जिससे वो घायल होकर अपने घोड़े पर लुढ़क गया और वो रणभूमि में गिरने वाला ही था कि एक खिलजी सैनिक ने सहारा देकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। गौरी की सेना चौहानों की शक्ति का सामना नहीं कर सकी और पीछे भागने लगी, लेकिन इस भागती सेना का राजपूतों ने पीछा नहीं किया, उन्हें सुरक्षित चले जाने दिया और ये पृथ्वीराज की एक बड़ी भूल थी। हालांकि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की सैनिक योग्यता का श्रेष्ठ प्रमाण, उसकी शक्ति के चरमोत्कर्ष का प्रतीक और तुर्कों के विरुद्ध हुए युद्धों में हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय कहा जा सकता है, लेकिन इस अवसर पर पृथ्वीराज द्वारा अपनाई गई नीति की अधिकांश विद्वानों ने कटु आलोचना की है। पराजित मुस्लिम सेना का पीछा न करने की नीति को कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज की उदारता माना है, लेकिन अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में यह एक गंभीर भूल, शैथिल्य तथा भारतीय भ्रम का कलंकित पृष्ठ था। तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय विजयोत्सव में रम गया और संयोगिता के साथ भोग विलास में अधिकांश समय व्यतीत करने लगा, जबकि गौरी अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने की तैयारियों में लग गया। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की, जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया और ये इतिहास के अत्यंत निर्णायक युद्धों में से एक है। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने भोग विलास के कारण राजकीय और सैनिक कार्यों की उपेक्षा की और संयोगिता के अपहरण के पश्चात उसने कन्नौज को पहले ही अपना शत्रु बना लिया था, जिससे अब उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो गई। दूसरी ओर गौरी 1 वर्ष की तैयारी के उपरांत पुनः उसी तराइन के मैदान में
आ डटा जहां उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अपना दूत भेजकर उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वो इस्लाम ग्रहण कर ले तथा अधीनता स्वीकार करे। पृथ्वीराज ने उसके दूत को कहा कि गौरी को उसके संदेश का उत्तर युद्ध भूमि में दिया जाएगा। पृथ्वीराज विशाल सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक तराइन के मैदान में आ पहुंचा। पृथ्वीराज ने भी गौरी को संदेश भेजा कि वह अब भी वापस लौट जाए, हम उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, वरना इस बार किसी को भी जीवित नहीं जाने दिया जाएगा। गौरी राजपूतों के शौर्य, निष्कपटता, वीरता, निश्चलता आदि गुणों से भलीभांति परिचित था। उसने धूर्तता और चालाकी का मार्ग अपनाया और पृथ्वीराज को संदेश भिजवाया, मैं अपने भाई का सेनापति हूँ, उसी के आदेश से यहाँ आया हूँ। आपके संदेश को मैं भाई के पास भिजवा रहा हूँ। जब तक उनका कोई आदेश नहीं आता है तब तक मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। इससे राजपूत सरदार निश्चित हो गए और आमोद प्रमोद में डूब गए और गौरी ने रात्रिकाल में चौहान सेना को चारों तरफ से घेर लिया और प्रातःकाल जब राजपूत योद्धा अपने नित्य कर्मों में लीन थे उस समय उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित शत्रु सेना के प्रहार को राजपूत सेना झेल नहीं पाई और लड़ते लड़ते दिन के 3 बजे तक थक सी गई थी। ऐसी स्थिति में गौरी की आरक्षित सैन्य टुकड़ी ने धावा बोल दिया। यह एक निर्णायक घड़ी थी। राजपूत योद्धा पराजित हो गए। पृथ्वीराज को सिरसा में बंदी बना लिया गया। तत्पश्चात संभवतः उसका वध करवा दिया गया। गोविंदराज भी हजारों सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी को निर्णायक सफलता प्राप्त हुई और दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तराइन की पराजय के उपरांत पृथ्वीराज का क्या हुआ, इस संबंध में मुस्लिम साक्ष्यों और पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज विजय आदि हिंदू साक्ष्यों में परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गौरी अपने साथ गजनी ले गया और वहां उसे अंधा कर दिया गया और वहां पर पृथ्वीराज और गौरी दोनों ने परस्पर एक दूसरे की हत्या कर दी। लेकिन रासो का यह वर्णन अनैतिहासिक और काल्पनिक प्रतीत होता है क्योंकि गौरी लंबे समय तक जीवित रहने के बाद स्वाभाविक मौत मरा था, पृथ्वीराज के हाथों नहीं। इसके विपरीत हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय आदि हिंदू ग्रंथों और मुस्लिम लेखकों मिन्हाज उस-सिराज, फरिश्ता, हसन निजामी आदि ने पृथ्वीराज को बंदी बनाने और बाद में उसका वध किए जाने का विवरण दिया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि तराइन के युद्ध के उपरांत पृथ्वीराज और गौरी के संबंध बने रहे और गौरी ने उससे अधीन शासक के रूप में रहने को कहा, लेकिन संभव है कि इस स्थिति को अपमानजनक मानकर उसने गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा हो, जिससे रुष्ट होकर गौरी ने उसकी हत्या करवा दी हो। संभवतः पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के करत सामंत के रूप में अजमेर पर शासन भी किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तारागढ़ से प्राप्त सिक्कों से भी इस कथन की पुष्टि होती है। इन सिक्कों पर एक और मोहम्मद बिन साम और दूसरी ओर पृथ्वीराज का नाम अंकित है। गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पुत्र को अपने अधीन शासक के रूप में अजमेर वापस लौटाने से भी इसी मत का समर्थन होता है। पृथ्वीराज का अंत भले ही विवादास्पद हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी पराजय से भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत हो गई तथा अब उन्हें चुनौती देने का साहस किसी भी हिंदू शासक में नहीं रहा। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के कारणों की। तो पृथ्वीराज की व्यक्तिगत भोग विलासिता और असावधानी उसकी पराजय का मुख्य कारण था। जिस समय उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था उस समय वो राग रंग में डूबा हुआ था। संयोगिता अपहरण ने जयचंद्र और अन्य शासकों को उसका विरोधी बना दिया था, जिससे गौरी के साथ युद्ध में उसे उनका सहयोग नहीं मिल सका। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि युद्ध कला में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से न्यून था और गौरी वास्तव में एक निपुण और चालाक सेना नायक था। उसने संधि वार्ता के बहाने पृथ्वीराज को असावधान कर दिया और अचानक उस पर धावा बोल दिया, लेकिन शत्रु पर धोखे से आक्रमण न करना और भागते हुए सैनिकों का पीछा न करना राजपूतों के आदर्श थे। गौरी ने राजपूतों को संगठित होकर लड़ने का अवसर ही नहीं दिया।
पृथ्वीराज के पास मोहम्मद गौरी की तुलना में सैनिक संख्या कम थी। इसका कारण यह था कि पृथ्वीराज के अनेक सेनानायक और सीमांत रक्षा के लिए तैनात सैनिक दस्ते समय पर नहीं पहुंच पाए, अतः उसे थोड़ी सी सेना के साथ ही तराइन के मैदान की ओर बढ़ना पड़ा। स्थानीय साहित्यिक रचनाओं के अनुसार पृथ्वीराज का अश्वाधिपति गौरी से मिल गया था और उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को ऐसा घोड़ा दिया जो आगे बढ़ता ही नहीं था, लेकिन इन कथाओं पर विश्वास करना मुश्किल है। वास्तव में पृथ्वीराज की पराजय का मुख्य कारण गौरी की चालाकी के अतिरिक्त उसकी कुशल व्यूह रचना थी। गौरी ने शत्रु पर निर्णायक प्रहार करने के लिए 12,000 अश्वारोहियों को सुरक्षित रख छोड़ा था, जिसने थकी हुई राजपूत सेना पर निर्णायक प्रहार किया और भारत के तत्कालीन शासकों में विद्यमान वैमनस्यता की भावना ने भी इस पराजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों की। तो तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर विदेशी आधिपत्य का जो सिलसिला आरंभ हुआ वो 1947 ईस्वी में ही समाप्त हो सका। इससे चौहान सत्ता का अंत हो गया और गौरी के बाद के मुस्लिम शासकों को भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद मुसलमानों ने कन्नौज, बिहार, बंगाल, गुजरात और राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित किया। राजपूतों की शक्ति और आकांक्षाओं का अंत हो गया। फिर भी राजपूतों ने अपनी पराजय से कोई सबक नहीं सीखा। वे मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित और संयुक्त होकर कार्यवाही करने में असफल रहे। युद्ध के बाद धन के लालची मुसलमानों द्वारा भयंकर लूटमार की गई, जिससे हिंदुओं को अपनी धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा। संस्कृति के कलात्मक अमूल्य स्मारक नष्ट हो गए। अनेक मंदिरों और पाठशालाओं को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया और मुस्लिम अधिकृत प्रदेशों में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू धर्म की प्रगति पर तो प्रहार हुआ ही, लेकिन सर्वाधिक क्षति बौद्ध धर्म की हुई, क्योंकि 1200 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह अत्यंत ही धुंधले और अस्पष्ट नजर आते हैं। बात की जाए पृथ्वीराज तृतीय के मूल्यांकन की, तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा गया है, सुंदर व्यक्तित्व का धनी, वीर योद्धा, साम्राज्य निर्माता, अनेक युद्धों का विजेता, योग्य सैनिक और कुशल सेनानायक, श्रृंगार प्रिय और रसिक था। पृथ्वीराज का शासनकाल साहित्यिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण रहा है। जयानक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर और चंद बरदाई आदि प्रसिद्ध विद्वान उसके दरबार में आश्रय प्राप्त थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की। चंद बरदाई तत्कालीन प्रसिद्ध कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। विद्वानों में वाद विवाद आयोजित कराने के लिए उसने पद्मनाभ नामक मंत्री को नियुक्त किया था। पृथ्वीराज ने अद्वितीय प्रारंभिक सफलताएं हासिल की। दिग्विजय की नीति अपनाकर उसने न केवल विरासत में प्राप्त अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु आंतरिक विद्रोहों का दमन कर उसे सुदृढ़ भी बनाया। इतना सब होते हुए भी पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। वो देश की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने में असमर्थ था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना नहीं की, उल्टे उनसे युद्ध करके उनसे शत्रुता पैदा की। इसी कारण से उसे तुर्कों के साथ युद्ध करते समय उनका कोई सहयोग नहीं मिला। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित तुर्की सेना को सुरक्षित लौट दिया जाना भी उसकी बड़ी भूल थी। यदि उसी समय उन पर भीषण प्रहार किया जाता तो तुर्की सेना की पुनः भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। तराइन के दूसरे युद्ध में वह गौरी की छलपूर्ण बातों में आ गया, जिससे उसे अपने राज्य और प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उसने महत्वपूर्ण अवसरों पर आलस्य और विलासिता का परिचय दिया। इस संबंध में डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि पृथ्वीराज को उसकी सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। हालांकि पृथ्वीराज की पराजय ने भारत को परतंत्रता के मार्ग पर ढकेल दिया, लेकिन राजस्थान के इतिहास में उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है।